जींद में श्याम सुंदर बंसल के घर पहुंचे सीएम, परिवार से मिलकर दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन। दिन दहाड़े व्यापारी श्याम सुंदर पर की गई थी बदमाशों ने फायरिंग। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री, फरीदाबाद में मिला दूसरा मामला। करनाल में पहले मामले में की हुई थी पुष्टि, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, अनाज मंडी में जनसभा को किया संबोधित। वाल्मीकि भवन के नवनिर्मित हॉल का किया उद्घाटन। जींद में जाट धर्मशाला में खाप पंचायतों की हुई बैठक, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर हुई चर्चा। खाप नेताओं ने कहा शादी की उम्र रहनी चाहिए 18। फायरिंग से दहला रेवाड़ी का राव अभय सिंह चौक, कार सवार बदमाशों ने 3 छात्रों पर की फायरिंग। कार में भी बदमाशों ने की तोड़फोड़। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हरियाणा का यमुनानगर एथेनॉल यूनिट का हुआ उद्घाटन। रोजाना होगी 1 लाख लीटर एथेनॉल तैयार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेट्रो सिटी की शुरुआत फरीदाबाद से करेंगे, जहां फरीदाबाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। धनखड़ ने मौके पर कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हर बूथ पर 11-11 बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किए हैं उन्हें जनता के बीच रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार के गुड गवर्नेंस को भी लोगों तक लेकर जाएंगे। ओपी धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी भी दी। अभी 25 दिसंबर स्वराज दिवस के रूप में अटल जी का जो जन्मदिन है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहे हैं। हर बूथ पे मनाएंगे। हमने 11 कार्यकर्ताओं को कहा है लोगों को कि अटल जी के जन्मदिन पर उनका चित्र हर बूथ पे भेजा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके 3 कामों को याद करें। उन्होंने शहीदों का सम्मान अपने गाँव में किया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट भी अपने समय में 18 से 9% किया। बाद में 9 से 7 हुआ, 4 से 4 से कोऑपरेटिव का 0 हुआ हरियाणा में। उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। वंदे मातरम सुजला। बढ़ते आगे, जहां फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन के एक मामले की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरतते हुए लगातार लोगों के चालान काट रहा है। दरअसल जो लोग अस्पताल में बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस अभियान को चला रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 20 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं, जिससे लोग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें। फरीदाबाद में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 13 दिसंबर को कनाडा से एक छात्रा भारत लौटी और फरीदाबाद में उक्त छात्रा की जब टेस्टिंग की गई तो ओमिक्रॉन वायरस उसमें पाया गया। उसे हालांकि निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और छात्रा के साथ साथ उनकी माता व एक अन्य महिला को भी अस्पताल में उपचाराधीन अवस्था में रखा गया है तथा उक्त महिलाओं की भी जांच के लिए जो है रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता और डीसी जितेंद्र यादव की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई और उसमें ये दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि आखिर किस तरह से जो संपर्क में आए लोग हैं उनका पता लगाया जा सके और ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें कि फरीदाबाद में बेशक ये पहला मामला है, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर जिस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य
रेलवे विभाग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है और अब प्रशासन जो है ये रणनीति तैयार कर रहा है कि आगे कोरोना को लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। चीफ फार्मेसी अफसर हूँ जिले का स्वास्थ्य विभाग में, और सरकार ने जो है ना कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता उज्जा जी थे, वो सीएमओ कैथल चले गए बन के, उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। बहादुरगढ़ में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर पेरेंट्स ने निजी स्कूल के सामने नारेबाजी की। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134A के तहत इन गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में परीक्षा देने के बाद स्कूल अलॉट किए गए थे, लेकिन अब निजी स्कूल संचालक अपनी एकता दिखाते हुए उन्हें दाखिला नहीं दे रहे। दाखिला नहीं देने के बाद अब गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अभिभावक लगातार स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक मनमानी करते हुए बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दे रहे हैं। 134A के तहत दाखिला लेने के लिए केवल 1 दिन का समय शेष बचा है, लेकिन अभी तक बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए हैं, जबकि 134A की परीक्षा में बच्चों ने नियमों के तहत शानदार प्रदर्शन कर परीक्षा पास की है। सरकार ने 134A के फार्म निकाले थे, उसमें उन बच्चों का एडमिशन हो गया जो स्कूल भर रखा था, लेकिन बहादुरगढ़ के कुछ निजी स्कूल अपने स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स आज एसडीएम से मिले। एसडीएम ने उनके साथ मीटिंग की, लेकिन एसडीएम ने भी उनको टाल मटोल करके भेज दिया। अब वो गरीब बच्चे कहां पर जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले स्कूल में जिसमें पढ़ रहे थे वहां से भी टीसी निकलवा लिया। अब उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम पेरेंट्स के साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं और मैं इन बच्चों का एडमिशन लिया जाए। सरकार से अनुरोध करते हैं कि निजी स्कूलों में इनका एडमिशन लिया जाए, नहीं तो इन बच्चों का भविष्य खतरे में। बढ़ते आगे, जहां किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली आने जाने के लिए सभी बंद रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं और रास्तों पर हर रोज 50 से 55 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है। लेकिन सोनीपत के जीटी रोड पर लोहे के छोटे छोटे पाइप नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। को न्योता देते लोहे के पाइप, सड़क के बीचों बीच लगे हैं पाइप। हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? लापरवाही का जिम्मेदार प्रशासन या किसान? टीवी स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जीटी रोड की है और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये पाइप दुर्घटना को साफ तौर पर दावत दे रहे हैं। 1 साल बाद आंदोलन खत्म कर किसान अपना सारा सामान समेटकर बॉर्डर से अपने घर लौट गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने दिल्ली की सड़कों को खोलने के लिए 3 दिन का समय लिया। इन 3 दिनों में प्रशासन के नुमाइंदों ने सड़कों का निरीक्षण किया और खराब सड़कों की मरम्मत की, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके जीटी रोड पर लोहे के पाइप गड़े नजर आए, जो साफ तौर पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। आंदोलन के दौरान किसानों ने अपने रहने के लिए तंबू बनाए थे, जिनके लिए सड़क पर पाइप गाड़े थे। आंदोलन के बाद किसानों ने अपना सारा सामान तो समेट लिया, लेकिन इन पाइपों को सड़क से निकालने के बजाय ऊपर से काट दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि अब बीचों बीच सड़क पर लोहे के पाइप के टुकड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुंडली सिंघू बॉर्डर खुलने के बाद यहां से रोजाना 50 से 55 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है। वहीं ठंड के चलते धुंध बढ़ने पर हादसों का खतरा और बढ़ गया है। किसानों ने यहाँ रोड पर सरिये छोड़ रखे हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जीटी रोड पे जो आने जाने वाले जो व्हीकल है वो दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, टायर फट सकता है, जान जा सकती है।
आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद किसानों ने भले ही कहा हो कि हम सड़कों से सारा सामान हटा लें ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो, लेकिन सड़क पर नजर आ रहे ये पाइप किसान कैसे भूल गए। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की भी यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि 3 दिन निरीक्षण और सड़कों की मरम्मत के बाद भी प्रशासन ने लोहे के इन पाइपों को कैसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इस बीच सूचना मिलने पर NHAI ने इन पाइपों को निकालने का निर्णय लिया है और ड्रिल मशीनों की मदद से इन पाइपों को निकालने के लिए काम शुरू हो गया। लेकिन सवाल यही कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। गनीमत है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटर दर दर भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि कर्मचारियों को पिछले 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम अधिकारी सिर्फ तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। वेतन देने के नाम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीख ही मिल रही है। वेतन को लेकर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे। सभी अधिकारी सरकारी विभागों के एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, जिससे ट्यूबवेल ऑपरेटर काफी परेशान हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट अब बढ़ता जा रहा है और उनका घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। फरीदाबाद के 24 गांव नगर निगम में शामिल कर दिए गए और अभी ये पूरी प्रक्रिया जो है चली रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। हालांकि दावे किए गए थे कि 24 गांव जब नगर निगम के अंतर्गत आएंगे तो विकास तेज होगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से इस व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ ये ट्यूबवेल ऑपरेटर्स यहाँ पर मौजूद है। कई बार नगर निगम अधिकारियों के समक्ष आ चुके हैं, लेकिन जो आश्वासन के अलावा इन्हें कोई पुख्ता उम्मीद यहाँ से मिलती दिखाई नहीं दे रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। क्या राम प्रकाश, आज फिर आप आए हो, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या, जब से नगर निगम में गांव लिया गया है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा काम का दाम जो कि वेतन के रूप में देना था वो नहीं दिया जा रहा है। उससे पहले हमारा एरियल भी रुका हुआ है, उसको भी नहीं दिया जा रहा। हमसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मांगा जाता है और आज हम रिकॉर्ड ही देते जा रहे हैं। लगभग 12 महीने से हम रिकॉर्ड ही दे रहे हैं। इनकी हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ना वीडियो साहब के माध्यम से संतुष्ट हो रहे, ना ही किसी और माध्यम से। जी, क्यों नहीं संतुष्टि दे पा रहे हैं ये अधिकारी बार बार चक्कर काटने के बावजूद? अब ये हम कैसे बताएं जी, हमने तो सारा रिकॉर्ड दे दिया। अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं, कैसे बताएं? नहीं तो आपने पूछा नहीं उनसे आप क्या मांग रहे हैं और कहाँ मांग रहे हैं? हमसे वो मांग रहे हैं, आज हमने उनको दे दिया है अपने माध्यम से। ये हमसे नियुक्ति पत्र मांगते हैं। नियुक्ति पत्र कभी फरीदाबाद क्या, मैं पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर की 2007 से लगे हुए हैं, कभी नियुक्ति हुई ही नहीं। नियुक्ति पत्र मिलेगा कहाँ से? हम रेजोल्यूशन पास करके प्रस्ताव पास किया जाता है, उसके बाबत हम ड्यूटी करते थे, उससे पैसा मिलता था, बाकायदा चलते रहे। 10 साल से चलते आ रहे हैं। तो हम रेजोल्यूशन के सिवा इन्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। हम अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, रेजोल्यूशन दे सकते हैं, वो हमारे पास है। जो हम पे वही तो दे पाएंगे। हमसे नियुक्ति पत्र जनप्रतिनिधियों से नहीं मिले आप लोग? जनप्रतिनिधियों से मिले हमने। प्रथम में हम अपने विधायक जी से, हमें नैनपाल रावत जी हैं जो कि प्रतला हल्का से बिलोंग करता हूं, तो इनसे मिले हम। उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने एक लेटर हेड पे भी लिखा था कि भाई इनका वेतन दिया जाए। 24 गांव के जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं कहीं ना कहीं अपने हक के पैसे के लिए, अपने वेतन के लिए दर दर ठोकरे खाने पर विवश हैं और विभागों की आपसी खींचतान का शिकार है और सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि उनके हक का पैसा उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का निर्वहन बखूबी कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। बढ़ते आगे, बात अब सोहना की करेंगे, जहां गांव गढ़ी वाजिदपुर में 400 और 220 केवी क्षमता वाले बिजली सब स्टेशनों के लिए निर्माणाधीन टावरों और लाइन बिछाने के लिए लगाए जा रहे बिजली खंभों का 24 गांव के लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि किसानों को कोई भी नोटिस दिए बिना ही और एनजीटी से कादरपुर में पावर हाउस बनाने जाने की अनुमति को लेकर गैर कानूनी तरीके से ये पावर हाउस गढ़ी वाजिदपुर में बनाया जा रहा है। अधिकारियों की मनमर्जी का आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में खेतों में खड़ी सरसों की फसल को तहस नहस कर न केवल मटेरियल लाने वाले वाहनों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, बल्कि 1.5 से 2.25 एकड़ की दूरी पर बनाए जाने वाले टावरों के लिए गहरे और लंबे चौड़े गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं और 2 लाइनों को एक साथ खींचा जा रहा है।
3-4 गाड़ियां भर के पुलिस और जो है ना हैवी मशीनरी और जो है ना अचानक खेतों में हमला बोला। और आज आपने देखा इन्होंने कैसे फसल उजाड़ी है। आज टेक्निक का जमाना है। ये चाहते तो क्रैशर रोड़ी मिक्सर से डाल सकते थे, लेकिन नहीं। एक पहिया डोले पे ले सकते थे, जो मेड़ चलती है उस पे ले सकते थे, लेकिन नहीं। 3 बार हैवी मशीनरी खड़ी सरसों में से इन्होंने गुजारी है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान, लोग पशुओं को चारा नहीं ले जा पा रहे, परेशान है। और मेट्रो सिटी में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।